जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी के जो भी आगामी एग्जाम लगे हुए हैं उन सभी को देखते हुए हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अभी हम भाग 5 देख रहे हैं। क्या साथियों, भाग 5। और भाग 5 का दोस्तों ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम दोस्तों राष्ट्रपति जी के बारे में बात करेंगे, यानी प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि हमारे देश का पहला नागरिक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विधिवत तरीके से बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों, इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर दोस्तों आप पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके आगे के जो वीडियो हमने बताए हैं उनको देखने के लिए आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथियों, जैसे आप उस लिंक पे आएंगे ना, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेलिस्ट पे, ये दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस पर आप आकर के बेहतरीन ढंग से एक क्रम में लगी हुई वीडियो सारी की सारी देख सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो वीडियो के हों या जूनियर असिस्टेंट के हों या फिर दोस्तों फॉरेस्ट एसआई के। तो उसके लिए हमने संपूर्ण हिंदी भी पढ़ाई है, तो यहाँ आएंगे ना आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी। एक बार जाकर के आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों हमने यहाँ पे हिंदी पढ़ा रखा है। उसके अलावा मेरे साथियों यहां पर देखिएगा हमने क्या पढ़ाया है, यूपी पुलिस के लिए या फिर यूपीएसआई के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए संपूर्ण हिंदी दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हम पढ़ा चुके हैं, तो एक बार दोस्तों आप इस पे जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों हमने इसको पढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो यानी राष्ट्रपति। तो साथियों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। देखिए अभी आपको पता है एग्जाम हो रहे हैं एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी में भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। तो साथियों मैं अभी क्लियर कर दूं, देखिए राष्ट्रपति जी का पद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति जी का चुनाव का तरीका जो है वो आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, तो वो चीज समझेंगे जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं आपके परीक्षा के व्यू के हिसाब से, आप इनको देख लीजिएगा, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रपति जी की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि किस अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन है। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो आप तुरंत बता देंगे साथियों 52 में। किसमें मेरे साथियों? तो आर्टिकल 52 से दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी का शुरुआत होता है। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछेगा राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 52 में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोस्तों आर्टिकल 53 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी जो संघ होगा दोस्तों उसकी कार्यपालिका होगी, उसकी शक्ति क्या होगी, किस पे निहित होगी, वो चीज आपके आर्टिकल 53 बताएगा। और आर्टिकल 53 का वन कॉलम क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी आपसे पूछेगा कोई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति जी में। ठीक है, और आपको बता दूं निहित होती है राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग है तो स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुसार कर सकेंगे। आपको पता है कि राष्ट्रपति स्वयं तो नहीं करता है दोस्तों, वो अपने अधीनस्थ के द्वारा अधिकतर करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये भी दोस्तों 53 में कहता है कि राष्ट्रपति भारतीय सेना, भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। दोस्तों तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। देखिए सीडीएस में बता देना कि सीडीएस दोस्तों सीडीएस समन्वय के लिए होते हैं, तीनों सेनाओं के बीच की जो प्रॉब्लम होती है उनको सुनते हैं। ठीक है, मगर दोस्तों मेन कौन होता है? राष्ट्रपति दोस्तों ना, भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम होता है दोस्तों। इसी के कहने पे युद्ध शुरू होगा और दोस्तों इसी के कहने पे शांति वार्ता भी होती है। किसके दोस्तों? महामहिम राष्ट्रपति जी के कहने पे। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 53 हो गया। अब चलिए अब आर्टिकल 54 क्या कहता है मेरे साथियों? आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखिए निर्वाचन मंडल का होता है कि मतलब राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट कौन कौन डालेगा, ये होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो भैया यहां से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, तो वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज, कौन कौन भैया निर्वाचन मंडल में शामिल होगा, तो अभी मैं आपको बता दूं। देखिए पहली चीज कौन होंगे? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
ठीक है, समझिएगा, यहां पे मनोनीत भाग नहीं लेंगे। जैसे आपको पता है मेरे साथियों कि राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों देखिए हैं तो 250, मगर दोस्तों वहां पे निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 233। कितने, 233। तो वही वोट करेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे, बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग नहीं लेंगे। और आपको बता दें, जो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे दोस्तों, मनोनीत सदस्य बिल्कुल भाग नहीं लेंगे। आपको पता होना चाहिए, मैं गलत बोल गया, सॉरी इसके लिए। मनोनीत सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, वो कभी भी वोट नहीं डालेंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी ये ऐसा भी कह सकते हैं, संसद में दोस्तों कौन, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि आपको पता पहले लोकसभा में दोस्तों जो आंग्ल इंडियन होते थे ना, आंग्ल भारतीय, जिनको दोस्तों हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों, आर्टिकल 331, आपको पता होगा आर्टिकल 331 में, वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों उसको अब समाप्ति कर दिया गया है। तो दोस्तों जितने भी अब लोकसभा के सदस्य सभी वोट डालेंगे। ठीक है, और राज्यसभा में आपको पता है 80A के तहत, कितने, 80A के तहत दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, वो भी भाग नहीं लेंगे। यानी कि जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे, यानी सभी के सभी निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, चलिए, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों भाग लेंगे। यदि सभी राज्यों, जैसे दोस्तों अपने यूपी में है ना, तो यूपी के सभी दोस्तों विधानसभा के सदस्य है ना, जैसे आपको पता 403 सीटें हैं, है ना, ये सभी लोग दोस्तों। ठीक है, मतलब हर एक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको पता यहां भी दोस्तों एक सदस्य मनोनीत कर सकता था राज्यपाल। ठीक है, एंग्लो इंडियन, किसके तहत, तो आर्टिकल 333 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 333 के तहत, उसको भी समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब केवल निर्वाचित सदस्य दोस्तों। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा दोस्तों 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कहां के, दिल्ली और पुदुचेरी के दोस्तों। ये 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और आपको बता दें अब दोस्तों एक और हो जाएगा इंक्लूड दोस्तों, जब आपके जम्मू कश्मीर में दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे दोस्तों, ये भी लोग अगली बार आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में ये भाग ले। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पहले ये राज्य था, फिर उसके बाद दोस्तों यूटी बनाया गया इसको, और इसमें दोस्तों विधानसभा है। तो जिन यूटी में विधानसभा है दोस्तों, वहां के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों अपनी एक विधानसभा होगी, तो यहां के सदस्य भी आने वाले चुनाव में दोस्तों भाग लेते हुए आपको मिल जाएंगे। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं, देखिए थोड़ा समझिएगा। पहली चीज दोस्तों, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों, ठीक है, वैसे दोस्तों वर्तमान में अगर बात करते हैं दोस्तों 545 होते थे, है ना दोस्तों। वर्तमान में कितने, वैसे दोस्तों 550 हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो लोकसभा के वर्तमान में दोस्तों 543 सदस्य, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन थे दोस्तों वो भाग नहीं लेंगे, अभी तो हैं, अभी समाप्त, अब अगली बार से दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 543 सदस्य हो गए। ठीक है, देखिए यहां पे आपको देखना कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा। तो दोस्तों जो 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था वो तो वैसे भी खत्म कर देगा, मगर आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं तो वो लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, वो इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा दोस्तों राज्यसभा से दोस्तों कौन कौन भाग लेगा, तो दोस्तों 250 होते हैं अधिकतम, तो 233 सदस्य दोस्तों भाग ले लेंगे। और 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो लोग भाग नहीं लेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों राज्य की विधानसभा से, हर राज्य की विधानसभा दोस्तों व्यक्ति भाग लेंगे दोस्तों। विधानसभा में भी एक सदस्य मनोनीत कर सकता था राज्यपाल, वो अब खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों अभी जो विधानसभा में पूरे सदस्य भाग ले सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 यूटी प्रदेश है दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी, यहां के लोग भी भाग लेते हैं। मगर साथियों अब आपका जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो चुका है, तो इतने लोग भाग लेंगे, है ना। और कौन कौन भाग नहीं लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 12 जो राज्यसभा में दोस्तों मनोनीत होते हैं वो नहीं भाग लेंगे। क्या 12 राज्यसभा मनोनीत होंगे वो भाग नहीं लेंगे। और दोस्तों राज्य की विधान परिषद के सदस्य, कहां के, राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य की विधान परिषद, देखिए विधान परिषद देखिए हर राज्य में तो नहीं है दोस्तों, 6 राज्यों में है, तो वहां के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। और कोई भी मनोनीत सदस्य दोस्तों लोकसभा में भी पहले होते थे, अब नहीं है। ठीक है, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो भी भाग नहीं लेते थे। ठीक है, पहले भी नहीं लेते थे, अब तो समाप्ति कर देंगे। और आपके दोस्तों राज्यों के विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी जो एक एंग्लो इंडियन होता था वो भी अब भाग नहीं लेगा। तो आई होप दोस्तों अच्छे समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे देखिए। तो साथियों आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि क्या क्या है। अगर आप फिर भी नहीं आए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम
दोबारा से दोस्तों आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां समझिएगा, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाएगा, निर्वाचन आयोग कह सकते हैं, सॉरी निर्वाचन आयोग होता ज्यादा अच्छा होता है ना, तो कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों देखिए सबसे कठिन, देखिए ऐसा नहीं कि भैया आप भी जाके देखिए हम लोग भी भारतीय हैं तो हम लोग भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं ना राष्ट्रपति का, 35 साल की उम्र पूरी कर लिए हो, ठीक है। मगर साथ ही सबसे बड़ा जो इसका कारण होता है कि आम लोग क्यों नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इनका जो वो होता है ना पूरा निर्वाचन मंडल, वहां से दोस्तों आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे ना तो आपके लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 दोस्तों प्रस्तावक होने चाहिए, निर्वाचन मंडल जो लोग वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है कि आम लोग इसमें भाग नहीं ले पाते, ठीक है। तो आपके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। और दोस्तों जमानत राशि दोस्तों जमा की जाती है, ठीक है। जमानत राशि कितनी होती है इसकी दोस्तों? 15,000 रुपए। आप राष्ट्रपति के पद पे खड़े होंगे दोस्तों, आपको 15,000 रुपए जमा करने होंगे, ठीक है। आपको पता है कभी आपने सुना कि इनकी जमानत जब्त हो गई। अब देखिए जमानत जब्त क्या होता है, तो आपको बता दें कि वैध मतों का दोस्तों अगर 1/6 वोट नहीं पाते हो तो साथियों आपका जमानत जब्त हो जाता है, यानी कि आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, समझिएगा। वैध मतों का दोस्तों 1/6 वोट आपको पाने होते हैं, जैसे कहते हैं ना इनकी जमानत जब्त हो गई, यानी वो वैध मतों का जितने वोट पड़े हैं दोस्तों उनमें का 1/6 वोट भी नहीं पास हो गए, यानी कि 600 वोटों में से दोस्तों 1/6 निकालेंगे, यानी कि 100 वोट भी नहीं पाए। अगर देखिए मान लो टोटल 600 लोग हैं वोट डालने वाले, तो उसमें से 100 वोट कम से कम पाइए, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवाद पर न्याय क्षेत्र दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अंदर आएगा दोस्तों। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी धांधली होती है, कोई भी विवाद होता है दोस्तों, तो वो क्षेत्र चुनाव आयोग नहीं देखेगा, वो उच्चतम न्यायालय देखेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई गड़बड़ी के संकेत आते हैं तो दोस्तों वो कौन देखेगा? चुनाव आयोग देखेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? साथियों यहां पे मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, टाइप करना भूल गया, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिनको हम चुन के भेजते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है, ठीक। ये आप लोग लिख लेना कि भैया क्या होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा दोस्तों और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दोस्तों इसका चुनाव किया जाता है। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है ना उसमें दोस्तों विधायक जो वोट देते हैं या फिर दोस्तों सांसद देते हैं उनके मत मूल्य निकाले जाते हैं। उनके देखिए वोट नहीं गिनते होते, उनके मत मूल्यों को गिना जाता है, ठीक है, समझिएगा। जैसे विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको बता दें राज्य की कुल जनसंख्या, देखिए, और ये जनसंख्या कब की ले जाती है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो जनसंख्या होती है ना ये हम 1971 की लेते हैं, ठीक है। 1971 में किसी राज्य की कितनी जनसंख्या थी दोस्तों उसको हम ऊपर रखते हैं, और विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं और गुणे दोस्तों 1/1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है, समझिए। जैसे मान लिया हम एक आपको सपोज करके बताते हैं, ठीक है, सपोज करके मैं आपको समझाना चाहता हूं, बस समझ लीजिएगा। देखिए आंकड़े की बात नहीं करें, मान लिया दोस्तों किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है 10 लाख, ठीक है। मान लिया दोस्तों एक राज्य अपना यूपी है, वैसे दोस्तों है नहीं मगर समझा दूं आपको। मान लिया दोस्तों इसकी जनसंख्या कितनी है 10 लाख, तो दोस्तों 10 लाख 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, एक जीरो और लगा लो। अब देखिए ऊपर राज्य जनसंख्या, और मान लिया दोस्तों अपने विधानसभा में दोस्तों कुल कितने सीटें हैं, तो आप कहते दोस्तों अपने विधानसभा में कुल सीटें कितनी, मान लिया दोस्तों 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, और दोस्तों फिर हमें क्या करना है नीचे 100 से 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक विधायक का मतमूल्य कितना होगा, देखिए 3 जीरो, ये 3 2 5 जीरो दोस्तों ऊपर कट जाएंगे, यानी एक विधायक के एक वोट की वैल्यू कितनी जाएगी 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये निकाल लेते हैं, इनका मतमूल्य निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतमूल्य कहां के विधायक का है, तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल्य दोस्तों 208 मतों के बराबर, ठीक है। और सबसे कम कहां है, सिक्किम के विधायक का मतमूल्य दोस्तों कितना है 7 है। दोस्तों ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है, जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां का मतमूल्य भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बता दें, अब देखिए सांसद का दोस्तों जो संसद होते हैं दोस्तों उनके मतमूल्य कैसे निकालेंगे। जो एक सांसद होता है यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होता है एक, जिसको एमपी बोलते हैं दोस्तों, उनका कैसे निकालते हैं, तो आपको बताते हैं कि सभी राज्यों के विधायकों का कुल मतमूल्य, देखिए सभी राज्यों के विधायक होते हैं उनका कुल मतमूल्य निकाल लेते हैं दोस्तों उसके द्वारा। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे लिखते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
क्या लिखते हैं नीचे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों कितने हैं पूरे संसद में दोस्तों, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिला के, और दोस्तों रख के हम काटते हैं दोस्तों, तो वो इनका मतमूल्य आता है। और आपको बता दें कि एक सांसद का मतमूल्य कितना आएगा, 708 मत, ठीक है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों जनसंख्या जो ली जाती है, आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या के आंकड़े 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही होंगे, जब तक कि 2026 के बाद की जनगणना नहीं आती। यानी कि आपको बता दें कि अभी दोस्तों यही मतमूल्य चलने वाला है, कब तक, जब तक कि दोस्तों 2031 की जनगणना नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2026 के बाद दोस्तों 2031 वाली जनगणना ही आएगी, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से दोस्तों। अब एक चीज और बता दूं, क्या साथियों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहीं पे याद रखेंगे कि दोस्तों राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कोटा कितना होता है दोस्तों, कुल पड़े हुए वैध मत कितने, जितने भी दोस्तों वैध मत होते हैं और बटे 2 दोस्तों, उससे एक अधिक, यानी 50% से दोस्तों एक मत ज्यादा, ठीक है, ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 50% से एक और ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लाते दोस्तों तो द्वितीय मतगणना, मान लिया किसी का नहीं है दोस्तों, द्वितीय मतगणना होगी, है ना, तो उसमें दोस्तों ये मतगणना, द्वितीय मतगणना, ठीक इस तरीके से क्या आता है, उनके वोट बांट दे, जिसके सबसे कम वोट होते हैं उनको, उनके वोट दोस्तों बाकी बचे हुए दोस्तों कैंडिडेट में बराबर बराबर बांट जाते हैं, जिनमें दोस्तों उनकी वरीयता होती है, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि जो ये चुनाव होते हैं ना, इसमें दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बटन दबा के चले आए दोस्तों, इसमें वरीयता भरनी पड़ती है। मान ले दोस्तों, समझिएगा, ये आपको मैं बता दूं राष्ट्रीय चुनाव कैसे होते हैं। मान ले मेरे साथियों कि ये ABC है ना, मान ले दोस्तों ये बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, ये दोस्तों कांग्रेस का है, ये सपा का है। तो देखिए मान ले दोस्तों कोई व्यक्ति जाएगा, ए जा गया वोट डालने, तो दोस्तों वो बीजेपी को पहले पसंद करता है, वहां जगह ए लिखेगा, एक लिख देगा दोस्तों। और मान ले सपा दोस्तों उसके बाद कहता है अगर बीजेपी का ना बने सपा का बन जाए, तो सपा की जगह 2 लिखेगा, और दोस्तों कांग्रेस की जगह 3 लिखेगा। मतलब हर एक कॉलम पे आपको ये प्राथमिकता भरनी होती है कि आप पहले किसको पसंद करते हो दोस्तों, इसी के हिसाब से इसका वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे समझे होंगे। और आपको बता दें दोस्तों, जो MP होते हैं ना, यानी सांसद, उनके लिए दोस्तों ग्रीन बैलेट पेपर जाता है, जो जहां पे ये भरते ना, तो देखिए MP के लिए कौन सा बैलेट पेपर होता है दोस्तों, ग्रीन, कौन सा होता है, हरा कलर का, ठीक है, ग्रीन होता है दोस्तों MP के लिए, ठीक है। और दोस्तों जो MLA होते हैं, MLA यानी कि दोस्तों विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके लिए पिंक होता है, ठीक, MLA के लिए दोस्तों पिंक होता है, जिसमें दोस्तों ये वोट डालते हैं तो पिंक होता है, गुलाबी होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए अब राष्ट्रपति की पदावधि समझ लें दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल जिसको कहते हैं, यानी पदावधि कितनी होती है राष्ट्रपति जी की, तो उसके बारे में बात कर ले दोस्तों। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे दोस्तों 5 साल के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 साल के लिए होता है दोस्तों, परंतु वह चाहे दोस्तों अपना त्यागपत्र उससे पहले भी दे सकता है। और ये त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति जी किसको देंगे, तो वो राष्ट्रपति, यानी दोनों आपस में त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए समझिए, मान ले साथियों कोई राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, किसको देंगे, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों जैसे ही वो राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे ना, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य होगा कि वो इसकी तत्काल सूचना दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जी को देगा। समझिएगा, है ना। जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति जी ने, मान देखिए समझिए, मान ले दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो दोस्तों जगदीप धनखड़ जी को अपना त्यागपत्र देंगी ना, तो जगदीप धनखड़ जी का एक काम होगा कि इसकी सूचना तुरंत दोस्तों जितनी जल्दी हो सकता है दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला जी को दे कि भैया राष्ट्रपति जी ने गिरीश चंद्र जो मुर्मू जी हैं दोस्तों, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होगा, तो तुरंत वो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा, ठीक है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी दोस्तों तब तक पद पे बना रहेगा जब तक दोस्तों उसका दूसरा उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण न कर ले। मान ले दोस्तों किसी राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वैसे दोस्तों को होता है कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही इलेक्शन करवा ले जाते हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों मान ले किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों समाप्त हो चुका, किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो पाए, तो दोस्तों वो अपने पद पे बना रहेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति उस पद पे आके नहीं आसीन हो जाता। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कारण होते हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों यदि राष्ट्रपति के पद पर उसकी मृत्यु हो जाए, है ना, देखिए उसके पद रिक्त कैसे होंगे, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, या फिर दोस्तों स्वयं त्यागपत्र देगा, या फिर दोस्तों उसे महाभियोग लाया जाएगा, या किन्हीं और कारणों से दोस्तों अगर पद रिक्त हो जाता दोस्तों तो उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभालेगा। समझिएगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से अगर खाली रहता दोस्तों, उस पद पे उपराष्ट्रपति जी उसका कार्यकाल संभालेंगे, जिनको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करेंगे। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आएगा अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हुए तो फिर कौन संभालेगा, तो मैं बताऊंगा भैया कि उपराष्ट्रपति नहीं हुए दोस्तों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया मान लिया मुख्य न्यायाधीश भी नहीं थे तो फिर कौन संभालेगा भैया, तो उस न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे बड़ा होगा, वरिष्ठ होगा दोस्तों, उसको। ठीक है, तो अब मत पूछना इसके आगे, क्योंकि वरिष्ठ तो कोई ना कोई होगा ही होगा। ठीक है, तो समझ गए, तो वो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। एक बात दोबारा बता दूं, देखिए मान लो दोस्तों राष्ट्रपति पद पे नहीं है, किसी कारण खाली होगा, तो उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी गद्दी संभालेगा, उपराष्ट्रपति जी ना। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं थे तो दोस्तों कौन संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो साथियों कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि एक समय ऐसा आया था जब दोस्तों हिदायतुल्लाह खां, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां दोस्तों, जो कि क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। ठीक है, चलिए अब 257 का कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि दोस्तों आपको पता है कि एक राष्ट्रपति, कहा गया भारत में कि एक राष्ट्रपति कितनी भी बार दोस्तों वो राष्ट्रपति बन सकता, इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका में केवल 2 बार, अमेरिका में केवल 2 बार इंसान राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा भारत में बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी बार चाहें साथियों आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए। अब देखिए 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं क्या होनी चाहिए। देखिए एक चीज तो कॉमन होती है, भारत का नागरिक हो, पागल है, दिवालिया ना हो, है ना, वो चीजें छोड़ दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, कम से कम दोस्तों 35 साल के आप हो गए हों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कईयों बार दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 साल। यही राज्यपाल की बहुत याद रख लेंगे ना, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोस्तों एक सेम जैसे होते हैं, तो दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 साल। और दूसरी चीज दोस्तों राष्ट्रपति के लिए क्या होनी चाहिए कि वो लोकसभा अध्यक्ष बनने लायक हो, सॉरी लोकसभा का सदस्य चुने जाने के सारी योग्यताएं रखता हो। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको पता है लोकसभा के लिए दोस्तों 25 साल चाहिए, मगर दोस्तों एज इनकी 35 होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी चीजें लोकसभा की जो लोकसभा सदस्य की होनी चाहिए वो इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब वंसर क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त होनी चाहिए वो बताएगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जी के जो वर्तमान वेतन है दोस्तों 5 लाख रुपए है, जो कि दोस्तों किसी सरकारी पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा है। ठीक है, किसी भी सरकारी व्यक्ति के पास दोस्तों जितनी भी सैलरी मिलती है सबसे ज्यादा राष्ट्रपति की सैलरी होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए राष्ट्रपति जी की तनख्वाह कितनी है, 5 लाख। ठीक है, अब दोस्तों ये रिटायरमेंट होंगे ना, देखिए वेतन भत्ते अलग होंगे दोस्तों, ये भत्ते अलग होंगे, गाड़ी मिलेगी, है ना, रहने के लिए होगा, सब कुछ दोस्तों फ्री होता है। ठीक है, मगर दोस्तों इनकी क्या सैलरी होती है 5 लाख। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, देखिए जैसे ये रिटायर होंगे ना, जैसे मान लो दोस्तों ये रिटायर होंगे तो दोस्तों इनको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए इनको मिलेंगे, यानी कि इसका आधा मिलेगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन जिसको बोलते हैं। अब मान लो राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, रिटायर होने के बाद मृत्यु हो गई, इनकी बीबी है तो उसकी वाइफ को कितने मिलेंगे, फिर 1,25,000, यानी इसका भी आधा। यानी कि देखिए राष्ट्रपति को 5 लाख, फिर राष्ट्रपति जब इस पद से हट जाएंगे उनको 2.5 लाख मिलेगा। अगर राष्ट्रपति जी मर गए दोस्तों, है ना, या उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी को 1,25,000, यानी कि ये उनको मिलेगा। अब पत्नी के बाद दोस्तों फिर किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। और दोस्तों ये कहां से दिया था दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दोस्तों भारत की संचित निधि से। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है दोस्तों, तो भारत के संचित निधि से दोस्तों राष्ट्रपति जी का वेतन प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। क्या साथियों, राष्ट्रपति जी का शपथ मेरे साथियों, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया था। किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो दोस्तों वहां का ज्येष्ठतम या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों मुझे याद है कि अभी दोस्तों मेरे सामने अभी दोस्तों नवीनतम आपके राष्ट्रपति जी कौन है, मुर्मू जी है ना, द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों, मैंने इनको देखा था। इनको दोस्तों किसने दिलाया था, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे दोस्तों यूयू ललित। कौन थे, यूयू ललित जी थे दोस्तों, उन्होंने इनको शपथ दिलाया था। तो आपको भी शायद याद होगा, वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़े होंगे। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जी दोस्तों इनको दिलाते हैं शपथ। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ है साथियों।
ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में दोस्तों हम एक्सर्स देखेंगे, यानी महाभियोग के बारे में समझेंगे, इनकी क्षमादान शक्ति समझेंगे, राष्ट्रपति जी के जो शक्तियां होती हैं उनको देखेंगे, यानी बहुत कुछ आपको देखने को इसमें आगे मिलेगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा प्रयास, कैसी लगी आपको क्लास, और एक बार आप हमारे जाइए दोस्तों प्ले लिस्ट में, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों। अभी पेपर नहीं लगे तो आपके लिए सुनहरा मौका है, अभी आप इनके नोट्स बना सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर के समय बस आपको रिवीजन करना होता है। तो साथियों अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वो भी बता दीजिएगा क्या कमी रह गई है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।